Good afternoon to all of you. In the previous class, we have discussed about the factors affecting action of the poison and route of removal of the poison. In this class, we will see about the action of poison. In the poison, we have seen that anything is in excess is known as poison. कोई भी चीज जो आवश्यकता से अधिक हो उसी को हम लोग विष कह सकते हैं या जहर कह सकते हैं। तो इस पॉइजन का किसी भी पॉइजन का आपका तीन एक्शन होता है, एक लोकल, एक रिमोट, एक कंबाइंड। लोकल मतलब जहां पे वो पॉइजन अप्लाइड किया गया सिर्फ वहीं पे उसका एक्शन हो। जैसे मान लीजिए किसी पॉइजन का एप्लीकेशन आपने यहाँ पे कर दिया इस प्लेस पे, तो यहीं पे वो बर्निंग कॉज करेगा, अल्सरेशन कॉज करेगा। इस प्रकार को क्या कहेंगे हम लोग? लोकल कहेंगे। दूसरे टाइप का पॉइजन होता है कि पॉइजन लिया गया और उसने पूरे बॉडी के पार्ट्स को जहां पे उसका इनटेक हुआ उससे दूरस्थ पार्ट में भी, उससे डिस्टेंट पार्ट में भी इफेक्ट करता है, तो उसको रिमोट कहते हैं। और कंबाइंड एक्शन का मतलब होता है द पॉइजन हैविंग द बोथ लोकल एंड रिमोट एक्शन। तो लोकल एक्शन में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कोरोसिव पॉइजन है, लोकल एक्शन में देखते हैं कि जो हमारा कोरोसिव पॉइजन है वो क्या करता है कि आपका इन्फ्लामेशन करता है और अल्सरेशन करता है। इन्फ्लामेशन करता है और अल्सरेशन करता है। ठीक, ये आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ द पार्ट लोकली करता है। दूसरा कि जो आपका इरिटेंट पॉइजन है, इरिटेंट पॉइजन का भी एक्शन जो क्या होता है वो आपका लोकल होता है। इरिटेंट पॉइजन क्या कॉज करता है? आपका कंजेशन कॉज करता है और इन्फ्लामेशन कॉज करता है। हम लोग बेलाडोना में पढ़ते हैं कि बेलाडोना कॉजेस एट्रोपिन, बेलाडोना में जो एक्टिव एजेंट है एट्रोपिन कॉजेस कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पुपिल। तो जो प्यूपिल का जो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है ये कौन सा एक्शन है? आपका लोकल एक्शन ही है। प्लस जो है आपका टिंगलिंग ऑफ द स्किन एंड द टंग, जो आपका एक्नाइट का सिम्टम होता है वो भी आपका कौन सा है? आपका लोकल एक्शन है। तो लोकल एक्शन कहने का आपका सिर्फ और सिर्फ मतलब यही होता है कि जहां पे वो पॉइजन अप्लाइड किया गया, जहां पे वो पॉइजन लिया गया, सिर्फ वहीं पे उसका एक्शन हो, दैट इज नोन एज द लोकल एक्शन। उसके बाद आता है रिमोट। वो पॉइजन आपका न्यूरोटॉक्सिक है। जैसे आपका स्पाइनल पॉइजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका नक्स वोमिका था, जिल्सिमियम था। तो दिस टाइप ऑफ पॉइजन कॉजेस डिस्टेंट इफेक्ट। जहां पे एक्शन है, एक्शन के साथ साथ जो इसका इफेक्ट हुआ, जो इसका एक्शन हुआ, वो अदर पार्ट्स को भी आपका इफेक्ट किया। तो रिमोट एक्शन में क्या आएगा? आपका शॉक। शॉक क्या होता है? इट इज द जनरलाइज्ड कंडीशन इन विच देयर इज लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू ऑल द सेल्स एंड टिश्यू। रिमोट आपका शॉक हो गया, रिफ्लेक्स पेन हो गया, तो बहुत तरीके का जो कंडीशन होता है आपका रिमोट में आता है। और कंबाइंड में क्या आएगा आपका कि द पॉइजन हैविंग बोथ लोकल एंड रिमोट एक्शन। तो इसमें बहुत टाइप का पॉइजन है, जैसे कार्बोलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फास्फोरस। इस टाइप के जो पॉइजन होते हैं ये कैसे होते हैं? इनका तीनों एक्शन होता है, लोकल भी होता है, रिमोट भी होता है और कंबाइंड भी होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी पॉइजन का तीन एक्शन, लोकल एक्शन, रिमोट एक्शन एंड कंबाइंड एक्शन, आपका हर तरीके का जो है वो अलग अलग है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग। डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग क्या हो सकता है? डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग। तो इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं कि ऐसा कोई कंफर्म आपका कोई भी सिम्टम नहीं, डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं है जो आपको इंडिकेशंस ऑफ पॉइजनिंग की बात करता हो, कि आप कोई कह दे कि हाँ पॉइजनिंग का ही केस है।
लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जो आपको पॉइजनिंग के शक को पैदा करते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात हम लोग कहते हैं, फूड पॉइजनिंग की बात करते हैं, ठीक है, फूड इज अडल्टरेटेड विद द पॉइजन, आपका फूड पॉइजनिंग हो गया। तो फूड पॉइजनिंग में क्या होना चाहिए, कैसे हम कहेंगे कि कोई खाना खराब है, कि खाने की पॉइजनिंग हो गई थी, फूड पॉइजनिंग था। तो पहला सिम्टम उसमें क्या आना चाहिए फूड पॉइजनिंग के केस में, जैसे एक पर्टिकुलर मेस में 80 लोग, 100 लोग, 200 लोग खाते हैं, तो उसमें सिम्टम क्या आना चाहिए कि उस भोजन को खाने के बाद, उस भोजन या ड्रिंक को लेने के बाद सिम्टम उत्पन्न होना चाहिए। लगभग जितने लोग खाए हैं, 100 लोग खाए हैं, तो कम से कम 70 से मैक्सिमम लोगों में सिम्टम उत्पन्न होना चाहिए। जो सिम्टम अपीयर होना चाहिए वो सब में बराबर होना चाहिए, ठीक है। द सिम्टम शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म कैरेक्टर। और जो वोमिटस हो, जो स्टूल है, जो यूरिन हो, उसमें हम लोग क्या कहेंगे, उसमें कहेंगे कि देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ पॉइजन। अगर मान लीजिए कि 100 लोग एक मेस में खाना खाएं, उसमें खाना खाने से 2 लोग बीमार हो गए, 1 लोग बीमार हो गए, तो अब कहेंगे कि फूड पॉइजनिंग का केस है। अब तो ये नहीं कह पाएंगे कि जो खाना खराब था इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन मान लीजिए किसी खाना को खाने के बाद 60 लोग, 70 लोग जो है उनको नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया हो गया, तो अब कहेंगे कि फूड पॉइजनिंग केस है। और सबका जो है सिम्टम क्या होगा, लगभग लगभग मिलता जुलता होगा। तो इसी तरीके से हम लोग डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग की बात करते हैं, तो सबसे पहला कि कोई ऐसा फिक्स कैरेक्टर नहीं है, कोई फिक्स कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं है जिसके आधार पर कह देंगे कि इनको पॉइजनिंग हुआ ही होगा। लेकिन कुछ इंडिकेशंस है, फ्यू इंडिकेशंस जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, फ्यू इंडिकेशंस कॉजेस सस्पिशन ऑफ पॉइजनिंग। कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जो आपको पॉइजनिंग के लक्षण को, पॉइजनिंग की दुविधा को एराउज करते हैं। तो सबसे पहला उसमें आता है, फर्स्ट में आएगा कि सिम्टम्स अपीयर इमीडिएटली और विद इन शॉर्ट पीरियड। सिम्टम्स appear immediately or within short period after taking the food or drink, after taking food or drink। किसी भी भोजन और पेय पदार्थ को लेने के बाद, किसी भी फूड को या ड्रिंक को लेने के बाद आपका जो सिम्टम्स अपीयर होना चाहिए, या तो तुरंत होना चाहिए या थोड़ी देर बाद होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट पीरियड के अंदर होना चाहिए। जो सिम्टम अपीयर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सिम्टम्स आर ऑफ यूनिफॉर्म कैरेक्टर। अब ये नहीं कि कहीं खाना खाने के बाद किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी को पैर में दर्द हो रहा है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, तो आप कहिएगा कि पॉइजनिंग का केस है। कहा जाता है सिम्टम्स आर ऑफ यूनिफॉर्म कैरेक्टर। Symptoms are of uniform character and increases सिम्टम का जो कैरेक्टर होना चाहिए आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, और धीरे धीरे उसका क्या होना चाहिए, धीरे धीरे उसकी सीवियरिटी बढ़ती हुई रहनी चाहिए। जो आपका तीसरा सिम्टम आएगा, तीसरा आपका लक्षण आएगा कि जितने लोग उस फूड और ड्रिंक को लिए हैं उसमें मैक्सिमम लोग उससे प्रभावित होना चाहिए, और सबका लक्षण लगभग लगभग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो तीसरी बात करते हैं, when several person eat or drink from suspected source
The symptom appear of almost the person should be uniform. अगर बहुत लोग एक ही जगह से आपका खाना खाए हैं, आप कोई पेय पदार्थ लिए हैं फ्रॉम द सेम सोर्स, फ्रॉम सस्पेक्टेड सोर्स, उनका सिम्टम कैसा होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि इसके बाद जब सबका सिम्टम हो गया, सबसे जो अंतिम होता है और सबसे कंफर्मेटरी होता है कि आपका वोमिटस में, स्टूल में, यूरिन में आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन होना चाहिए। जब उसकी हम जांच करेंगे तो उसमें हमको पॉइजन के प्रेजेंस पता होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन इन वोमिटस, स्टूल, यूरिन, is a strong proof of poison. Is a strong proof of poison. तो कभी अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग, तो आप लोग कहिएगा कि देयर इज नो सच एनी फ्यू फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम व्हिच कैन गिव द सस्पिशन ऑफ पॉइजनिंग, बट देयर आर फ्यू इंडिकेशंस लाइक after taking the poison, the symptoms should be appear immediately or within the short period. Second, the symptoms produced should be of uniform character and it increases in its severity rapidly. The maximum of the persons who have taken the poison should be suffered from the similar symptoms, and if poison is identified in the vomitus, in the stool and the urine, it should be identified, its presence should be confirmed. It is the strong proof of poisoning. Next, we will proceed towards the symptoms of poisoning. Okay, symptoms of poisoning. तो सब symptoms of poisoning की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिविंग में ही आपका symptoms से क्लियर होगा। आप लोग अभी तक जो पॉइजनिंग पढ़े हैं, अलग अलग पॉइजन पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबका सिम्टम्स अलग होता है, लेकिन हम लोग यहाँ एक पार्टिकुलर देख लेते हैं कि किसी भी प्रकार के पॉइजनिंग में जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स अपीयर होके आते हैं, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम उभर के आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग का हेडिंग होगा सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। तो सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग में सबसे आपका पहला सिम्टम आएगा सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। सडन ऑनसेट ऑफ नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और डायरिया। It should be the first symptom. Nausea, vomiting, diarrhea and abdominal pain is the most common symptom which produced in the case of poisoning. Second, sudden onset of coma. Sudden onset of coma. Third is constriction of pupil. Peripheral neuropathy. There is degeneration of the nerves, especially कौन सा? Peripheral nerves, known as the peripheral neuropathy. एग्जाम्पल में आपका आएगा रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप
न्यूरोलॉजिकल और जीआईटी इलनेस in person known to exposed known to exposed known to expose वैसे पर्सन जो ऑक्यूपेशनली केमिकल से आपका एक्सपोज होते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं प्लम्बम पॉइजनिंग में, तो प्लम्बम पॉइजनिंग में आपका जो सबसे मोस्ट कॉमन जो आएगा सिम्टम वो आपका नर्व से रिलेटेड रहता है और जीआईटी से रहता है। तब जब प्लम्बम मेडिसिन पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि जो सबसे मोस्ट कॉमन है क्या है, पैरालिसिस और आपका कंस्टिपेशन हैविंग द एक्शन ऑन द जीआईटी आल्सो। उसके बाद हम लोग कहते हैं सडन ऑनसेट ऑफ कन्वर्जन। Sudden onset of convulsion. Seventh, delirium with dilated pupil. Delirium with dilated pupil. Paralysis, jaundice, oliguria. Oliguria means scanty urine. Oliguria with hematuria and proteinuria. और सबसे जो लास्ट में जो सिम्टम आता है दैट इज द persistent cyanosis. That is the persistent cyanosis, क्योंकि ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म भी आपका डिस्टर्ब होता है। Persistent cyanosis. So these are the most common symptoms which appear in the case of poisoning. उसके बाद अगर हम लोग सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी क्रोनिक पॉइजनिंग का अगर केस होता है तो क्रोनिक पॉइजनिंग में क्या पढ़े थे हम लोग कि किसी पॉइजन को स्मॉल क्वांटिटी में लेते रहना, ठीक, बहुत लंबे समय तक, जिसके कारण जो आपका एक्शन प्रोड्यूस होगा वो आपका क्यूमुलेटिव एक्शन प्रोड्यूस होगा। जब थ्रेशोल्ड लेवल आपका क्रॉस कर जाएगा तो आपका क्यूमुलेटिव एक्शन प्रोड्यूस होगा, दैट इज द क्रोनिक पॉइजनिंग में आएगा। तो किसी भी जैसे सस्पेक्टेड पॉइजनिंग, मान लीजिए कि किसी पर्सन को टोबैको की पॉइजनिंग हो गई है, टोबैको उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, उसके टोबैको के कारण उसका सिम्टम्स अपीयर हो रहा है, तो जैसे ही पर्सन वो टोबैको लेगा उसकी तबीयत खराब होने लगेगी, ठीक है, उसकी तबीयत क्या होने लगेगी, खराब होने लगेगी। इन द केस ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग देयर इज जनरल डिटोरिएशन ऑफ द हेल्थ। धीरे धीरे उस इंसान की जो शरीर होगी, तबीयत होगी, वो खराब होती जाएगी और फूड में, सॉरी, स्टूल में, वोमिटस में, यूरिन में आपको प्रेजेंस ऑफ पॉइजन देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग की, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग। सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग। इसमें तो सबसे पहला सिम्टम जो आएगा कि सिम्टम्स जो होगा, सिम्टम्स एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट का सिम्टम और कंडीशन होना चाहिए वो सस्पेक्टेड फूड और ड्रिंक लेने के बाद क्या होना चाहिए, वो बढ़ जाना चाहिए। सिम्टम्स एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट आर एग्रेवेटेड
are aggravated after ingestion of suspected food, drink or medicine. आपको सस्पेक्टेड जो कोई भी फूड है, ड्रिंक है, मेडिसिन है, जिसे आपको लगता हो कि इस पेशेंट के अंदर क्रोनिक पॉइजनिंग प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको खाने के बाद क्या होगा, वो आपका कंडीशन इंक्रीज कर जाएगा। फिर कहते हैं मेलाइस यानी थकान, डिप्रेशन और आपका ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन। एंड ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन जो पेशेंट की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन क्या होती जाएगी, वो खराब होती जाएगी। उसके बाद तीसरा आता है कि जो आपका पॉइजन का जो लक्षण है, जो पॉइजन का जो प्रेजेंस है, वो कहाँ मिलना चाहिए आपको, यूरिन में, ब्लड में, स्टूल और वोमिटस में। ट्रेसेस ऑफ पॉइजन कहाँ मिलना चाहिए, ट्रेसेस ऑफ पॉइजन should be found in traces of poison should be found in कहां पे, आपका यूरिन, स्टूल, ब्लड और वोमिटस। तो these are the symptoms of chronic poisoning. The first कि जो भी सस्पेक्टेड आपका पॉइजन है, जो सस्पेक्टेड फूड है, ड्रिंक है, मेडिसिन है, जिसके कारण लगता है कि क्रोनिक पॉइजनिंग का केस हो सकता है, उस चीज को जैसे ही पेशेंट लेगा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। पेशेंट को थकान, डिप्रेशन और उसकी जो शारीरिक स्थिति है वो दिन प्रतिदिन क्या होगी, उसकी खराब होती जाएगी। और जो पॉइजन का जो ट्रेस होना चाहिए, जो पॉइजन का आपका प्रेजेंस होना चाहिए, कहां मिलना चाहिए आपको, यूरिन में, स्टूल में, ब्लड या वोमिटस में। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, तो सबसे पहला चीज क्या पढ़ा कि व्हाट शुड बी द एक्शन ऑफ पॉइजन। द पॉइजन का 3 एक्शन, लोकल एक्शन, रिमोट एक्शन एंड कंबाइंड एक्शन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग। तो डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग के दौरान हम लोगों ने देखा कि ऐसा कोई सच फिक्स सिम्टम नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि आपका इस पर्सन को क्या हुआ होगा, पॉइजनिंग ही हुआ होगा। लेकिन फिर भी कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि किसी चीज को खाने पीने के तुरंत बाद सिम्टम्स अपीयर होने लगना, ठीक, किसी चीज को खाने पीने के बाद तुरंत सिम्टम्स अपीयर होने लगना। उन सिम्टम्स का जो नेचर होगा वो यूनिफॉर्म होगा, सारे पर्सन्स में कैसे होंगे, सेम होंगे, और धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे। जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पर्सन उस फूड या ड्रिंक या मेडिसिन जो सस्पेक्टेड है उसको लिए होंगे, तो उनको क्या होगा, सिम्टम्स अपीयर होगा सेम तरीके का। और उस पॉइजन का जो प्रेजेंस होना चाहिए कहां पाया जाना चाहिए, उसके स्टूल में, उसके यूरिन में, उसके वोमिटस में। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। तो हम लोगों ने बहुत सारे सिम्टम्स देखे थे जो आपके ऑलमोस्ट लगभग आपके सारे पॉइजन्स को कवर करते हैं। वो जनरल कंडीशन था जो कवर कर सकता है, जैसे आपका नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कोमा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, जॉन्डिस, ओलिगोरिया, साइनोसिस। ओके, तो दीज आर द जनरल सिम्टम्स। उसके बाद उन्होंने किया था बात सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग की। तो उसमें उन्होंने बात किया कि किसी भी सस्पेक्टेड पॉइजन को लेने के बाद, किसी भी सस्पेक्टेड फूड या ड्रिंक को लेने के बाद उस पर्सन का जो होगा जनरल स्टेट वो डिटोरिएट करेगा, उस पेशेंट की स्थिति खराब होगी। उस पेशेंट के अंदर थकान, डिप्रेशन, ठीक है, और उसका ट्रेसेस ऑफ पॉइजन कहां मिलना चाहिए, उस पॉइजन का प्रेजेंस कहां मिलना चाहिए, आपके यूरिन में, स्टूल में, ब्लड में और वोमिटस में। थैंक यू। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करेंगे।